forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. So ये पॉइंट को आने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया, तो दैट इज इक्विलिब्रियम. ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम. तो वी कैन सम अप लाइक दिस. क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो गया, और वन स्टेज ये दोनों रेट इक्वल हो गए. तो दैट स्टेज ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम. ये स्टेज जो है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. तो ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम. दैट दिस इज रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. ये 11th स्टैंडर्ड में था. और इसके आगे जो टॉपिक कनेक्टेड आएगा दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम. वो टॉपिक क्या होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम. मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम था तो वो दैट विल बी आयनिक इक्विलिब्रियम. अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों स्टडी करना है? व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम? आयनिक इक्विलिब्रियम स्टडी करने का रीजन है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है. देयर इज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. कैन एनीबडी आंसर व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? ये बहुत साल से हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन कभी इतना तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया. हाँ बोल. Sir, breaking a chemical bond by using electric current. हाँ, वेरी गुड. तो इलेक्ट्रिक करंट से जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो दैट इलेक्ट्रोलाइट वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा? दैट इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिसोशिएटेड. मतलब उसका आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया और वो डिसोशिएट होके आयंस में सेपरेट हो गया. तो इलेक्ट्रोलाइट का ये प्रॉपर्टी होता है. तो मतलब एक समझो ए बी है, वो डिसोशिएट होके ए प्लस और बी माइनस हो. इट विल गेट डिसोशिएटेड इनटू ए प्लस एंड बी माइनस. मतलब ये डिसोशिएट हो गया और क्या फॉर्म हो गया? ए प्लस और बी माइनस फॉर्म हो गया. तो ये जो प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये सेपरेट हो रहे हैं, देयरफॉर वी कॉल इट इलेक्ट्रोलिसिस. तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अब ये इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर ए प्लस बी माइनस फॉर्म हो गए. तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है. इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर ए प्लस बी माइनस कंबाइन होके उसका वापस सॉल्ट भी फॉर्म हो सकता है ए बी. तो ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल प्रोसेस है. ये कौन से टाइप का प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आ गए तो इक्विलिब्रियम भी आएगा. तो ये इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम. दैट विल बी आयनिक इक्विलिब्रियम. ये जो आयंस का इक्विलिब्रियम हम स्टडी करेंगे अभी ये दैट विल बी आयनिक इक्विलिब्रियम. तो अभी इलेक्ट्रोलिसिस ये अपना प्रोसेस हो गया, सिंपल प्रोसेस है एकदम. उसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अभी ये इलेक्ट्रोलाइट्स में टाइप होंगे. देयर विल बी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. मतलब एसिड्स में दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड. और दूसरा एक टाइप हो सकता है इसमें सॉल्ट हो सकते हैं.
जिसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किसको बोलना है और वीक किसको बोलना है? पहले ये समझ के लो कि स्ट्रॉन्ग और वीक, इसमें से पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है, या फिर सॉल्ट है, सॉल्ट का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर पहले स्ट्रॉन्ग क्या है वो समझ के लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब जिसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जिसका डिसोसिएशन है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो, पहले उसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है या फिर ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि समझो मैंने एक सॉल्ट लिया, AB इज अ सॉल्ट, इसका डिसोसिएशन हो गया A+ एंड B-। ये मैंने लिए थे 100 मोल। अभी ये 100 मोल लेने के बाद अगर यहाँ पर डिसोशिएट होने के बाद 90 हो गए तो मतलब 100 में से 90 डिसोशिएट हो गए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद यहाँ पर 10 बचे और वहां पर 90 गए। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जो 100 थे उसमें से 90 डिसोशिएट हो गए, तो मैक्सिमम मोल्स क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर दूसरा है जिसमें ऐसे हो गया कि इसमें से 90% इधर ही रह गए और 10 डिसोशिएट हो गए, उसमें से सिर्फ क्या हो गए, 10 डिसोशिएट हो गए, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे कनेक्टेड इसका डिसोसिएशन मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कितने मोल्स डिसोशिएट हो गए, मतलब जो मोल्स डिसोशिएट हो गए, यहाँ पर कितने मोल्स डिसोशिएट हो गए, 10 मोल्स डिसोशिएट। और कितने मोल्स टोटल थे, 100। तो अल्फा आ गया 0.1। और पहले वाला जो मैंने लिया था उसमें क्या किया था, 90/100 तो 0.1। तो ये दोनों अल्फा देख के, पहला वाला वीक है, सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग है, तो वी कैन से अगर अल्फा का वैल्यू 1 के आसपास है, इट इज क्लोज टू 1, देन इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड अल्फा वैल्यू इज क्लोज टू 0, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 के क्लोज है, तो इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। या फिर दूसरा ऐसे बोल सकते हैं, विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और विच डिसोशिएट निग्लिजिबली, जो कम डिसोशिएट होता है, वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। So can anybody tell strong electrolyte, weak electrolyte क्या होता है? What is strong electrolyte? What is weak electrolyte? Hello. Electron ionizing completely. हाँ, जो completely almost completely हो जाता है, वो क्या होता है? Strong. हाँ, that is strong electrolyte. और जो weak less ionized होता है या less dissociate होता है, वो weak electrolyte, वो weak electrolyte। हाँ, तो अभी strong acid के कोई example दे सकता है? Can anybody give me example of strong acid? Strong acid H2SO4. Good. H2SO4, HNO3, ये कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है, उसमें नाइट्रिक एसिड है। दूसरा और कोई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा और है ना, मतलब थोड़ा लिखने का साइज बढ़ा देता हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहले हम जितने हो सके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल ले। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो गए KMNO4.
HNO3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HNO3, H2SO4, even we can take HCl also. Weak electrolyte, weak acid में H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है. H3PO4 इज अ फॉस्फोरिक एसिड. और एक एसिड लेता हूँ इसमें H2CO3, कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड. फिर वीक बेस वाले एग्जांपल लेते या फिर पहले स्ट्रॉन्ग बेस लेते. स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जो NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए. NaOH, KOH. तो यहाँ पर ये अल्कली मेटल्स दिख रहे हैं तुमको, Na, K, these are अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स है, उसका हाइड्रोक्साइड है, NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए. तो फिर दूसरा वीक बेस का एग्जांपल लेते हैं. NH4OH इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस. ये वीक बेस का एग्जांपल हो गया. और सॉल्ट जो तुम लोग बोल रहे हो, दैट सॉल्ट कोई भी बोलो, KNO3 बोलो, NaCl बोलो, NaNO3 बोलो, कोई भी लो, सॉल्ट का डिसोसिएशन है ना ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो जाता है. सॉल्ट डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली. तो ये सॉल्ट है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल हो जाएंगे. मतलब सॉल्ट है ना, सॉल्ट के एग्जांपल में दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आएंगे. अभी देखते पढ़ने में कुछ दिक्कत है, मतलब वीडियो में. अभी यहाँ पर फर्स्ट नेम क्या लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड का फर्स्ट नेम क्या है? HNO3. हाँ, उसका नाम पता है? नाइट्रिक एसिड. सेकंड वाला? नहीं, मत बंद करिए. सेकंड वाला? H2SO4. हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड. फिर थर्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन वीक एसिड में कौन से दो एग्जांपल लिखे हैं? H3PO4. हेलो, H3PO4. तो H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड और H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस वाले NaOH या फिर KOH. वीक बेस में NH4OH. तो यहाँ तक अपना एक पॉइंट क्लियर हो गया कि देर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. वी आर गोइंग थ्रू सम एग्जांपल्स. उसके कुछ हमने एग्जांपल लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए. नाउ उसके बाद हमको एसिड और बेस की कुछ थ्योरी स्टडी करनी. वी हैव टू स्टडी एसिड एंड बेस थ्योरी. मतलब एसिड और बेस का जो थ्योरीज है वो स्टडी करना है तुमको. हाँ, तो इसके पहले स्कूल में अरेनियस थ्योरी पढ़ा था कभी? याद है किसी को कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी? नो. तो हाँ, इसके पहले स्कूल में है ना अरेनियस थ्योरी पढ़ा था, वो कुछ याद है किसी को? व्हाट इज अरेनियस थ्योरी? नहीं याद है सर, एसएससी को नहीं था. एसएससी को नहीं था. ओके. तो उसके पहले एक काम करते हैं, विल फिनिश अप जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसका राइटिंग का काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं. एंड देन इन द नेक्स्ट मीटिंग विल स्टार्ट दैट अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड लेविस थ्योरी. ये 3 थ्योरीज है ना, वो ले सकता हूँ. तो उसके पहले है ना,
जो अभी तक मैंने सीखा है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस लिखो। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? फटाफट लिखो और लेक्चर में बैठने से पहले ही बुक लेके बैठो। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? What is chemical equilibrium? What is electrolyte? ये दोनों क्वेश्चन है ना टेक्स्ट बुक में ही, कैन यू रिकॉल में? What is chemical equilibrium and what is electrolyte? Explain classification of electrolyte. Sir, repeat the question. Explain classification of electrolyte. With example. Explain classification of electrolyte with example. सर वो RSB क्लासिफिकेशन करने का ना? नहीं, मैं बोलता हूँ, एक मिनट, इसका आंसर है ना, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। पहले लिखो electrolytes are classified into two types. Electrolytes are classified into two types: weak electrolyte and strong electrolyte. Weak electrolyte and strong electrolyte. अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन देता हूँ। द इलेक्ट्रोलाइट, राइट डाउन, द इलेक्ट्रोलाइट which dissociate almost completely at equilibrium and have degree of dissociation approaching alpha. Degree of dissociation alpha approaching 1. Approaching 0. वापस एक बार बोलता हूँ, have degree of dissociation alpha approaching 0 is called weak electrolyte. ये बुक में डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन में तुमको एक्सप्लेन करना है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दैट इन वन लाइन, तो ये जो मैं दे रहा हूँ वो बेस्ट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं बोलूँ क्या? ऑलमोस्ट कंप्लीटली बोला। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं बोलूँ? हाँ बोलो। नहीं, पहले अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बोलो पहले। Weak electrolyte. A weak electrolyte is an electrolyte that does not completely dissociate in aqueous solution. The solution will contain both ions and molecules of electrolyte. Weak electrolyte only partially ionize in water, usually 1 to 10%. ये सही है सर? ये अभी है ना? हाँ, एक काम करो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आंसर है ना, मैं तुमको कभी कभी 1 मार्क के लिए आंसर आएगा ना,
उसके लिए है ना 1 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे। तो ये आंसर ऐसे पढ़ो मत, मैं मतलब कहाँ पर लिखा होगा ना वो मत पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग से तुमको क्या समझा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। मैं बोलता हूँ कि जिसका डिसोसिएशन कम होता है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका डिसोसिएशन और जिसका डिसोसिएशन Strong ज्यादा होता है electrolyte. वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका तो जिसका डिसोसिएशन कम होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्लोज टू 0 होगा, और जिसका मतलब जिसका ज्यादा होगा डिसोसिएशन उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा, दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू विल बी क्लोज टू 1। तो ये सब कंबाइन करके लिखना है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, या फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो कॉपी करो। मतलब पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिखते हैं। ओके सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन मैं देता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुम लोग लिखो। इज एन इलेक्ट्रोलाइट which dissociates almost completely in its solution and have degree of dissociation alpha। सर मुझे एक डाउट है बोलो। सर, हाउ कैन वी फाइंड अ सॉल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, तो ये कंप्लीट करते हैं डाउट तुम्हारा। पहले ये दोनों डेफिनेशन ये करो। अभी देखो वापस एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एन इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन इट्स सॉल्यूशन एंड हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्लोज टू 1। अभी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, तो यू कैन राइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिख के मुझे इसका है ना बोलो आंसर। फिर इसका डाउट सॉल्व करते। Weak electrolyte is a electrolyte which dissociate to a smaller extent Yes, and in its solution Yes. and have और आगे क्या लिखा है, एंड हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and have degree of dissociation close to 0. क्लोज टू 0। गुड। तो इसमें सब कवर हो जाएगा। मतलब कि अल्फा भी हमने डिस्कस किया है कि डिसोशिएट ज्यादा होता है, डिसोशिएट कम होता है, ये सब पॉइंट आ गए। तो इन वन लाइन वी कवर एवरीथिंग, मतलब व्हाट इज स्ट्रॉन्ग व्हाट इज वीक। तो सेटिस्फैक्टरी आंसर हो जाएगा एक लाइन में। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें तुम पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, जरूरत नहीं है। एक लाइन में सब है ना जो तुमको लिखना है वो सब कवर होना चाहिए। सर शुगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? क्या शुगर स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है सर? कौन सा शुगर? ये हाँ, वो आयनाइज किधर हो रहा है? इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हेलो, डिजोल्व होना हाँ, और आयनाइज होना, ये हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब इसका क्वेश्चन क्या है कि शुगर इज पहले क्वेश्चन आना चाहिए हमको कि शुगर इज सॉल्ट, सॉरी शुगर इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉट।
मतलब शुगर इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, पहले उससे स्टार्ट करना चाहिए। मतलब डाउट है ना अपना, पहले इधर से होना चाहिए कि शुगर इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉट। यहाँ पर देखो, जो आयोनाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट, जो आयोनाइज नहीं हो रहा है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो आयोनाइज नहीं होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का सवाल ही नहीं आता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, अभी सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड तुमने वाटर में डाला तो Na+ और Cl- में सेपरेट हो जाता है, लेकिन शुगर है वो आयोनाइज नहीं हो रहा है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी यहाँ पर है ना, शुगर जो हम लोग वाटर में डालते हैं, डिसोल्यूशन इज सेपरेट प्रोसेस और आयोनाइजेशन इज अ सेपरेट प्रोसेस। मतलब डिसोल्यूशन अलग होता है और आयोनाइजेशन अलग होता है। डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसॉल्व होना, जो हमने इसके पहले के चैप्टर में किया। आयोनाइज मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेपरेट हो जाएंगे और उसमें से पॉजिटिव और निगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो ये शुगर का जो है वो आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रांग है कि वीक है, ये क्वेश्चन आता ही नहीं। दूसरा, अभी तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये स्ट्रांग है कि वीक है, इसको फाइंड कैसे करने, बराबर है। हेलो, क्वेश्चन क्या था? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे फाइंड करना है कि ये स्ट्रांग है कि वीक है। सो एक्सपेरिमेंटली यू हैव टू फाइंड, मतलब कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब तुम डिसॉल्व करके उसके बाद फाइनली तुमको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है कि वो डिसोशिएट होके कितना डिसोशिएट होता है। अगर वो ज्यादा डिसोशिएट हो रहा है, मतलब कि 90% डिसोशिएट हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बाय इट्स नेम, मतलब है ना कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये है ना, हम ऐसे सिर्फ है ना ये क्वालिटी से नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। मतलब देख के नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग है वीक है। वी हैव टू परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो डिसोसिएशन उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है या फिर अल्फा का वैल्यू है ना दैट इज अप्रोचिंग 1, ज्यादा वहां पर जा रहा है 1 के आसपास, 0.8 0.9, देन वी कैन से इट इज स्ट्रॉन्ग। और अगर वो डिसोसिएशन उसका बहुत कम है, वेरी लेस डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू सिर्फ 0.1 है, 0.2 है, तो वी कैन से इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे मतलब ये नहीं है कि ये देख के पता चलेगा कि ये एसिड है तो स्ट्रांग ये होगा, बेस है तो वीक होगा, ऐसे नहीं। वी हैव एसिड्स में भी स्ट्रांग हो सकते हैं, बेस में भी स्ट्रांग हो सकते हैं, एसिड में वीक भी हो सकते हैं, बेस में भी वीक हो सकते हैं। लेकिन सॉल्ट का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तो सॉल्ट, इन केस ऑफ सॉल्ट वी कैन से दे आर स्ट्रांग। मतलब सॉल्ट में क्या होता है कि डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो जाता है, आयनाइजेशन, क्योंकि उसमें जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं एंड दे डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो हाँ, और कुछ डाउट? हेलो सर, और लेमन जूस? हेलो, एसिड सर, लेमन जूस? अभी तो पूरे दुनिया भर का ये पूछेगा क्या, लेमन जूस, ये वो, लेमन जूस के बाद फिर ये पूछेगा कि मिरिंडा, फिर पेप्सी। हेलो, वो सिट्रिक सर। एसिड हो गया, हेलो, लेकिन वीक एसिड है। अच्छा। हेलो, मतलब वो सर, कंपाउंड है हाँ। ना लेमन जूस, हाँ, तो वो एसिड है और वो एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो वी कैन से इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, लेकिन वो एसिड है। तो कैन वी मूव अहेड, उसके आगे जा सकते हैं कि ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तो क्या करेंगे, और इसके आगे जो 8:45 को लेक्चर स्टार्ट होगा, तो वी कैन फिनिश अप 3 मोर थ्योरीज। और ये अभी जो मेथड है, देखो जो मैं तुमको बोर्ड पे दिखाऊंगा, रिएक्शन के चैप्टर्स में ये ज्यादा काम आएगा, या फिर न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। मतलब ये मेथड में ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना पॉसिबल है, क्योंकि मैं बोर्ड पे सॉल्व कर सकता हूँ। लॉग टेबल तुम लोग लेके बैठ सकते हो, वी कैन फाइंड आउट लॉग ऑल्सो। तो यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने अभी ये अरेंजमेंट किया है। और इसमें कुछ डिफिकल्टीज है तो बोलो अभी, मतलब कि सुनाई नहीं दे रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो हेलो, सबका ऑडियो ऑन करो।
हॅलो. हाँ सर. हाँ सर. हा प्रॉब्लेम काय आहे का त्याच्यामध्ये? नाही Is there सर, any नाही. problem? नाही दिसतंय सर. सगळं? सर हा, म्हणजे हो. आपण हा चालेल मग 5 मिनिटांनी परत जॉईन करा. हं? सर टाइम लिमिट नहीं है. हेलो. हाँ सर, टाइम लिमिट नहीं है. मीटिंग नहीं है इसमें? नहीं है. नहीं है. नहीं, मीटिंग आईडी कैसे? पासवर्ड है ना वो सेम. अभी याद रखो, मीटिंग आईडी पासवर्ड है ना वो सेम रहेगा. मतलब वो एक ही रखा है मैंने अभी. पासवर्ड एस रखा है तो वो चेंज नहीं करूंगा. मीटिंग आईडी पासवर्ड किसी को जो अभी भेजा है ना वो मीटिंग आईडी पासवर्ड है ना, हर मीटिंग में वही रहेगा, चेंज नहीं करूंगा. सर वैसे ये सर सोहम क्लासेस कौन है सर? आपका सोहम क्लासेस है सर? हाँ, मेरा जो दादर में क्लासेस है ना उसका नाम सोहम क्लासेस है. ओके ओके. ओके. हाँ, ये डाउट है तेरा? हेलो. हाँ सर, क्लियर हो गया. हाँ, ओके. तो आगे अभी मैंने ये सब घर पे लगाया है. ये जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये घर पे लगाया मैंने बोर्ड. अच्छा. मतलब ओके एक सर. क्लास का बोर्ड है ना, अभी घर पे लगा के मैं अभी घर पे है ना घर का क्लासरूम बना दिया मैंने. हाँ, क्योंकि रोज क्लास में जाना पॉसिबल नहीं है. हाँ और तुम लोग इतना याद रखो कि कम से कम है ना जून महीने तक ऐसे ही करना है. तो मैं ये करूंगा कि हर टीचर को, मैक्सिमम टीचर्स को है ना ऐसे करने को बोलूंगा कि ये टाइप का लिखते. तो अगर उनके पास पॉसिबिलिटी है करने का तो मैथ्स का भी ऐसा किया तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाएगा. ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को? ये मतलब बोर्ड पे सॉल्व किया तो हाँ सर, बराबर. बराबर सर है ना? बरोबर है. को बोलते हैं सर सिंगम सर को. हाँ, उनको क्या पॉसिबल है, उनके घर के बाजू में ही है क्लासरूम तो वो ले सकते हो. ऐसे पॉसिबल अरे नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं है. आई चौक पे बहुत मार रहे सर पुलिस वाले. आपको नहीं मालूम? इधर मार खाया लगता है तूने. हाँ ना. हाँ सही बोल दिए तू. निकला था मैं. आई चौक पे हुआ हाँ, तो था. एक काम करते हैं. तो यहाँ पर है ना एसिड बेस का थ्योरी स्टार्ट करते हैं. तो एसिड आइडेंटिफाई करना है तुमको, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस. तो पहले थ्योरी है ना अरेनियस का थ्योरी लेते हैं. उसमें से अरेनियस थ्योरी में है ना एसिड क्या है और बेस क्या है. तो व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी. तो अरेनियस थ्योरी में एसिड है ना, एसिड इज द सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन है. इसकी थ्योरी में सिंपल लिखे तो जिसके पास OH माइनस आयन है वो बेस. एंड ये थ्योरी जो है वो सिर्फ एक्वेस सॉल्यूशन को अप्लाई होता. देखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर एक्वेस सॉल्यूशन. किसके लिए एप्लीकेबल है? एक्वेस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर सब्सटेंस इटसेल्फ. मतलब मैंने तुमको HCl दिया, यू by Arrhenius theory you cannot identify it is acid or base. लेकिन HCl का अगर मैंने aqueous solution दिया तुमको, if I give you aqueous solution of HCl and if it gives H plus ion, वो H plus ion दे रहे तो it is acid. जो H plus ion देता है वो acid होता है. Is that clear? जो H plus ion दे रहा है वो acid, जो अभी NaOH है, NaOH से के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेदर इट इज एसिड और बेस. मतलब एसिड है कि बेस है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. लेकिन इसका एक्वेस सॉल्यूशन दिया, इफ आई गिव एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो एक्वेस सॉल्यूशन दिया तो Na प्लस एंड OH माइनस. मतलब इसका इसमें कौन सा आयन मिल गया? OH माइनस मिल. H प्लस है तो एसिड, OH माइनस आयन मिल गया तो बेस. तो वेरी सिंपल है. कैन एनीबॉडी टेल, आंसर दो कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी. एसिड क्या है, बेस क्या है?
what is acid, what is base? hello सर एक्वा सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन देगा ना तो फिर वो एसिड है। सर और OH Sir- माइनस रहेगा तो बेस। हाँ सर बोलो arrhenius और acid is a dissociate in water to form hydrogen ions or protons, है ना सर? हाँ मतलब H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के सॉल्यूशन में, करेक्ट। वाटर के सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड, और वाटर में अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो बेस। तो क्लियर हो? हाँ, लेकिन थ्योरी का लिमिटेशन क्या है पहले अभी डिस्कस करते हैं। डिस्कस लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी कि वो सब्सटेंस के बारे में नहीं बोल सकता, इट कैन टेल अबाउट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के बारे में ही बोल सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो एसिड है, सॉरी H प्लस दे रहा है तो एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में OH दे रहा है तो बेस। तो इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी बोलता हूँ कुछ सब्सटेंस में H प्लस नहीं रहता है तो भी वो एसिड हो सकते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कंटेनर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रहा है, लिटमस टेस्ट किया, एसिड आ गया। तो ये थ्योरी नहीं बोलेगा तुमको कि ये एसिड है। क्यों? क्योंकि उसमें H प्लस नहीं है। तो दिस थ्योरी कैनॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट सब्सटेंस इटसेल्फ, सब्सटेंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। एक्वस सॉल्यूशन का बोल सकते हैं, कैन टेल अस अबाउट एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में वो अगर H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड है। लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में वो नहीं बोल सकता। व्हाई इट कैन नॉट टेल अस अबाउट दैट? बिकॉज दिस गिव्स रिजल्ट ओनली अबाउट एक्वस सॉल्यूशन। समझो अमोनिया एसिड है कि बेस है? बोलो बोलो बोलो। Acid. किसने बोला? हेलो, हाँ तुमने सही बोला। मतलब ये थ्योरी देख के तुमको लग रहा है कि इसमें H प्लस है, बराबर है? हाँ सर। तो मतलब H दिख रहा है ना, तो एसिड है। लेकिन अमोनिया बेस है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। सब्सटेंस को देख के तुमको लग रहा है कि वो एसिड है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर है, इट इज अ लोन पेयर डोनर, मतलब वो लोन पेयर डोनर है, तो वो क्या है? एक्चुअली बेस है। तो ये थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाएगा। सब्सटेंस के लिए तुम अप्लाई करने जाओगे तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। यू कैन अप्लाई ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद H प्लस आयन दिया तो एसिड, एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद OH माइनस आयन दिया तो बेस। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? हेलो, लेकिन ये अमोनिया का डाउट रह गया ना तुम्हारा कि ये बेस है लेकिन यहाँ पर H दिख रहा है उसमें। देखो H प्लस आयन नहीं दे रहा है वो, इट कैनॉट गिव H प्लस आयन, मतलब NH3 ऐसे नहीं करेगा, NH2 माइनस और H प्लस नहीं कर सकता। तो ये डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, तो इट कैनॉट गिव H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो वो बेस कैसे, ये थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं होगा। दैट कैन बी एक्सप्लेन इन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या फिर लेविस थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला थ्योरी बोलो, आरएनएस थ्योरी क्लियर हो गया तो वी कैन मूव अहेड, मतलब आरएनएस थ्योरी अगर क्लियर हो गया। आरएनएस थ्योरी क्या है? अनया, व्हाट इज एसिड? अनया आगे आएगा। सर ज्याच्यात H प्लस आयन आहे ते ऍसिड आणि OH मायनस आहे ते बेस. अनुष्का, व्हाट इज बेस? हेलो, ज्याच्यामध्ये OH मायनस आयॉन्स आहे. ते बेस आहे, बरोबर. हा. सुजल, ऍसिड बेस थेरी मध्ये आता आरएनएस थेरी मध्ये लिमिटेशन काय आहे? सर ते सबस्टन्स बद्दल डायरेक्टली नाही सांगू शकत जोपर्यंत ऍक्वा सोल्युशन नाही. बरोबर, व्हेरी गुड. इट कॅनॉट टेल अस अबाउट
सबस्टन्स इटसेल्फ, म्हणजे सबस्टन्स बद्दल काय नाही सांगणार, कशाबद्दल सांगणार, फक्त ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये. अमोनिया ऍसिड आहे की बेस आहे? विघ्नेश, अमोनिया इज ऍसिड और बेस? हॅलो विघ्नेश, झोपलास काय? रिया सांग, अमोनिया ऍसिड आहे की बेस आहे? सर बेस है. सर बेस. हा बेस आहे. Good. मग ऍसिड आता तो H प्लस आयन आहे की नाही आहे आपण आता ह्या थेअरी प्रमाणे सांगू शकत नाही, म्हणजे इट कॅनॉट गिव्ह H प्लस आयन ऑर नॉट, म्हणजे हा बेस आहे पण त्यामध्ये OH आहे का, दिसतोय का OH? OH मायनस आयन नाही दिसत, म्हणजे आता ही थेअरी इकडे फेल होणार. सो वी हॅव टू डिस्कस अनदर थिअरी, म्हणजे आता आपल्याला पुढची थेअरी डिस्कस करायला पाहिजे. सो वी आर मुव्हिंग अहेड टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी. म्हणजे आता काय करायचं आपल्याला, पुढची जी थेअरी आहे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेअरी ऑफ ऍसिड अँड बेस. एक काम कराल का, मला आता काय माहितीये, जे जॉईन नाही झालेत ना त्यांना परत एकदा मेसेज करतो. हा तर 5 मिनिटांनी परत जॉईन व्हा. हा Okay, 10 sir. मिनिटांनी जॉईन व्हा, 10 मिनिटं, हा 10 मिनिटांनी जॉईन व्हा. हा मी आता Okay, sir. परत पाठवतो तुम्हाला. तोपर्यंत काय करा माहितीये, आरएनएस थेअरीचं पण आन्सर लिहा. व्हॉट इज ऍसिड अँड बेस अकॉर्डिंग टू आरएनएस थेअरी. आणि आधी जे दिले होते क्वेश्चन त्याचे आन्सर कम्प्लीट करा. 10 मिनिटांनी जॉईन व्हा.